ध्रुव द लेजेंड एपिसोड 41। पहली चुनौती रुद्रांश को। रुद्रांश के सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचने के बाद बाकी सभी शिष्य भी सीढ़ी पर चढ़ने लगे। सबसे ऊंचे स्थान पर रुद्रांश था और दूसरे स्थान पर राजकुमारी थी। जब राजकुमारी सीढ़ी पर चढ़ी तब सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि राजकुमारी आगे बढ़ेंगी और फिर रुद्रांश और राजकुमारी के बीच मुकाबला होगा। लेकिन राजकुमारी ने 19वीं सीढ़ी पर ही रुकना चुना, जिससे सभी लोग हैरान थे। राजकुमारी के बाद ध्रुव था, ध्रुव के नीचे विक्रांत था और विक्रांत के नीचे हेमराज नाम का लड़का था। इसी तरह सभी प्रतियोगियों के पास एक एक झंडा आ गया। इसके बाद सभी उस सीढ़ी से उतर आए। फिर वह सीढ़ी धीरे धीरे गायब हो गई। जब आचार्य सुमंत ने देखा कि सभी के पास एक एक झंडा है, तब उन्होंने सभी शिष्यों की तरफ देखकर बोले, जो शिष्य कल के मुकाबले में हार गए थे, उनमें से जो भी प्रतियोगी गुरुकुल के योद्धा सूची में शीर्ष 10 स्थान पर हैं, वे अब इन सभी प्रतियोगी में से एक को चुनौती में हराकर उसका स्थान ले सकता है। इसलिए अगर कोई चाहता है, किसी को चुनौती देना चाहता है, तो वह आगे आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर आप एक मुकाबले में हार गए तो दूसरी बार वह चुनौती नहीं दे सकता है। एक बात और, किसी भी योद्धा किसी प्रतियोगी को एक मुकाबले के बाद तुरंत चुनौती नहीं दे सकता। आचार्य सुमंत ने जब देखा कि सभी के पास एक एक झंडा है, तब उन्होंने सभी शिष्यों की तरफ देखकर कहा, जो शिष्य कल के मुकाबले में हार गए थे, उनमें से जो भी प्रतियोगी गुरुकुल के योद्धा सूची में शीर्ष 10 स्थान पर हैं, वे अब इन सभी प्रतियोगियों में से एक को चुनौती देकर उसका स्थान ले सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई किसी को चुनौती देना चाहता है तो वह आगे आ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, आपके पास सिर्फ एक ही मौका है। अगर आप एक मुकाबले में हार गए तो दूसरी बार वह चुनौती नहीं दे सकता है। एक और बात, किसी भी योद्धा को किसी प्रतियोगी के एक मुकाबले के तुरंत बाद चुनौती नहीं दी जा सकती है। जब सभी शिष्यों ने यह बात सुनी तब सभी आपस में बातें करने लगे। पर फिर उनमें से एक शिष्य, जो कि गुरुकुल के शीर्ष योद्धा सूची में 6ठे स्थान पर था, उसने आगे बढ़ते हुए रुद्रांश की तरफ बेदाग नजर के साथ देखते हुए एक कातिलाना लहजे के साथ बोला, मैं वीरेन रुद्रांश को चुनौती देता हूँ। जब सभी ने वीरेन का नाम सुना तब उनके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया और फिर सभी उसी की तरफ देखने लगे। पर फिर कुछ पल में बाद सभी उत्साहित हो गए। एक शिष्य ने कहा, अरे ये तो वीरेन है, जो गुरुकुल के शीर्ष योद्धा सूची में 6ठे स्थान पर है। दूसरा बोला, पर यह रुद्रांश को क्यों चुनौती दे रहा है? क्या उसने नहीं देखा कि रुद्रांश ने सानवी को कैसे हराया था? जिस पर एक और शिष्य बोला, अरे तुम वीरेन को कमजोर समझ रहे हो क्या? सानवी की रैंकिंग देखो, वह शीर्ष योद्धा सूची में 7वें स्थान पर है, जबकि वीरेन 6ठे स्थान पर है। तो क्या हुआ अगर रुद्रांश ने सानवी को हरा दिया? इसका मतलब यह नहीं कि वह वीरेन को भी हरा सकता है। इस पर वह शिष्य, जिसने वीरेन के ऊपर टिप्पणी की थी, वह कुछ सोच में पड़ गया। पर उस समय उसको ऐसा लग रहा था कि रुद्रांश ही मुकाबला जीतेगा। इसलिए उसने कहा, भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यह मुकाबला होता है तो रुद्रांश मुकाबला जीतेगा। जिस पर पहला शिष्य तिरस्कार के साथ रुद्रांश की तरफ देखकर बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो क्या तुम उस पर शर्त लगाना चाहोगे? जिसे सुनकर वह शिष्य चौंक गया, जिसने रुद्रांश की तारीफ की थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए आगे कहा, चलो ठीक है, लग गई 1000 सोने के सिक्कों की शर्त। जब वह शिष्य जिसने उसको शर्त के लिए उकसाया था, वह ये सुनकर खुश हो गया और फिर उसने भी इस शर्त के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ जब आचार्य सुमंत ने सुना कि वीरेन ने रुद्रांश को चुनौती दी है, तब उन्होंने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इधर रुद्रांश ने जब देखा कि कोई उसको चुनौती दे रहा है, तब उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई और फिर वह वीरेन की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। रुद्रांश की मुस्कान देखकर वीरेन ने उसे उकसाते हुए कहा, रुद्रांश क्या हुआ, डर गए क्या? डरो मत, मैं तुम्हें ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। जिस पर रुद्रांश और भी ज्यादा मुस्कुराने लगा और फिर व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, धन्यवाद बड़े भाई।
कृपया मेरे ऊपर रहम दिखाएगा। जिसे सुनकर वीरेन के चेहरे पर गुरूर का भाव आ गया और फिर वह तिरस्कार के साथ रुद्रांश की तरफ देखने लगा। दरअसल वीरेन को ऐसा लग रहा था कि रुद्रांश अपनी किस्मत के चलते 20वीं सीढ़ी पर पहुंच पाया था। और उसे ऐसा लग रहा था कि वह रुद्रांश को बहुत आसानी से हर देगा। उसे इस बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि रुद्रांश ने समविक को हरा दिया है। रुद्रांश इतना कहने के बाद सीधे अखाड़े पर कूद गया। इधर अब तक वीरेंद्र भी अखाड़े पर पहुंच चुके थे। फिर आचार्य सुमंत ने दोनों को मुकाबला शुरू करने का संकेत दिया। इसके बाद वीरेन तेजी से दौड़ते हुए सीधे रुद्रांश की तरफ जाने लगा। इधर रुद्रांश भी वीरेन को अपनी तरफ आते हुए देखकर मुकाबले के लिए तैयार हो गया। पलक झपकते ही वीरेन रुद्रांश के पास पहुंच चुका था। उसके हाथों में नीले रंग की ऊर्जा घिरा हुआ था। वह इतनी तेजी से रुद्रांश के पास पहुंचा कि रुद्रांश को प्रतिक्रिया देने का मौका तक नहीं मिला और फिर वीरेन ने उस पर हमला कर दिया। इसके बाद वीरेन का हमला सीधे रुद्रांश के बिल्कुल नजदीक आ गया। तभी रुद्रांश को महसूस हुआ कि उसके ऊपर हमला हो रहा है, जिसे महसूस कर वह हैरान रह गया। दरअसल उसे यह पता ही नहीं चला कि कब वीरेन ने उस पर हमला कर दिया। दरअसल वीरेन एक मूलाधार चक्र के मध्यम चरण का योद्धा था और उसके पास एक बहुत ही तेज गति तकनीक भी थी। इस वजह से रुद्रांश को यह महसूस भी नहीं हुआ कि विलेन का हमला कब उसके पास पहुंच गया था। फिर उसने हड़बड़ाते हुए अपनी आंखों की शक्तियों को सक्रिय कर दिया और अपने हाथ में आत्मा ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ में बने समय के चिन्ह को भी सक्रिय कर दिया, जिससे उसके आसपास की 2 फीट की जगह 2 गुना धीमी गति से चलने लगी। इसके बाद वीरेन का हमला जाकर रुद्रांश के सीने पर लगा, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। इधर जब वीरेन ने देखा कि उसके हमले से रुद्रांश बस 2 कदम पीछे हटा, तब उसके चेहरे पर भी हैरानी का भाव आ गया। उसने मन ही मन कहा, ये कैसे हो सकता है? इस हमले से तो कोई मूलाधार चक्रीय योद्धा कुछ हद तक घायल हो सकता था, पर सिर्फ कुछ कदम पीछे हटने के अलावा इसके ऊपर कोई जख्म भी नहीं दिख रहा है। इधर रुद्रांश ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने आप को संभाला। उसने मन ही मन कहा, बाल बाल बचे रुद्रांश, अगर आखिरी वक्त पर अपने चिन्ह का प्रयोग नहीं किया होता तो अब तक तो तू घायल भी हो सकता था। फिर उसने अपने आप को किसते हुए कहा, मैं तो ये भूल ही गया था कि वीरेन के पास एक बहुत ही तेज गति तकनीक है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? मुझे पहले से ही अपने आंखों की शक्ति को सक्रिय कर देना चाहिए था। फिर उसने खुद को कहा, अब से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। अब तक वीरेन खुद को संभाल चुका था। उसने फिर अपने दांत पिसते हुए हंसकर रुद्रांश की तरफ देखने लगा और फिर कहा, बहुत बढ़िया रुद्रांश, मैंने सोचा था कि तुम मेरे हमले को सह नहीं पाओगे, पर तुमने तो बहुत अच्छी तरह से मेरे हमले को रोक दिया। पर अब तुम कैसे बचोगे? इतना कहते हुए वह अपने हाथों को कुछ अजीब तरह से हिला रहा था। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, पानी का गोला। उसके इतना कहते ही उसके हाथों में एक पानी का गोला दिखने लगा। इसके बाद उसने उस गोले को रुद्रांश की तरफ फेंक दिया। इधर जब रुद्रांश ने देखा कि वह गोला उसकी तरफ आ रहा है, तो उसने अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय कर दिया। इसके बाद पानी का गोला रुद्रांश को धीरे होता हुआ नजर आया। फिर उसने उस हमले को अपनी जगह से हटते हुए चकमा दे दिया। फिर उसने भी अपने हाथों में एक आग का गोला बनाया और उसे वीरेन की तरफ भेज दिया। जब वीरेन ने देखा कि उसकी तरफ एक आग का गोला आ रहा है, तब उसने अपने हाथों को चलाते हुए एक जल दीवार का निर्माण किया और फिर उसे आग के गोले की तरफ भेज दिया, जिससे वह आग का गोला उस जल की दीवार से टकरा गया। पर जल की दीवार एक ही झटके में टूटकर बिखर गई। फिर वह आग का गोला आगे बढ़ते हुए वीरेंद्र के पास पहुंच गया। पर अब तक उस आग के गोले का प्रभाव कुछ हद तक कम हो गया था। जब वीरेन ने देखा कि उसकी जल दीवार नष्ट हो गई, तब उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। और फिर उसने हड़बड़ाकर अपने हाथों में पानी लाते हुए उस गोले को रोकने की कोशिश की, पर उस आग के गोले के प्रभाव से वह 10 से 15 कदम पीछे हो गया।
इधर रुद्रांश ने जब देखा कि उसका आग का गोला वीरेन को लग नहीं पाएगा, तब उसने एक और हमले की तैयारी करने लगा, जिसमें उसने अपनी ऊर्जा तलवार का आवाहन किया, जिसमें नीले रंग की आग को भी मिलाया और सीधे वीरेंद्र की तरफ दौड़ पड़ा। जब वीरेन ने देखा कि रुद्रांश उसी की तरफ हमला करने के लिए आ रहा है, तब उसने दांत पीसते हुए अपने हाथों को एक निश्चित मुद्रा में लहराते हुए एक शक्तिशाली चिन्ह का निर्माण किया, जिसके बाद उसके सामने एक तोप दिखने लगी। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, जल तोप के गोले का हमला। उसके इतना कहते ही उस तोप में से एक एक करके बहुत तेजी से पानी की गोले निकलने लगी, जो रुद्रांश की तरफ ही बढ़ती जा रही थी। रुद्रांश ने अब तक अपनी आंखों की शक्ति को सक्रिय कर दिया था, जिसके बाद वह उछलते हुए पानी की गोलों से बचकर वीरेन के पास जाने लगा। वह अब तक आधे से अधिक रास्ते पर पहुंच चुका था, पर उसे अभी तक एक भी पानी का गोला नहीं लग पाया। जब सभी लोगों ने रुद्रांश को उन गोलों से बचते हुए देखा, तो वे सभी रोमांचित हो गए। कुछ को तो सदमा ही लग गया। इन सभी में मयंक भी था, जो इतना ज्यादा हैरान था कि उसका चेहरा सड़े हुए तरबूज की तरह हो गया था। उसने मन ही मन कहा, ये रुद्रांश इतनी ताकतवर कैसे हो गया? मुश्किल से 2 साल ही हुए हैं और यह इतना ज्यादा ताकतवर हो गया। दरअसल मयंक को रुद्रांश से अब डर लगने लगा था। वह पहले रुद्रांश को चुनौती देना चाहता था, पर इस मुकाबले को देखने के बाद उसके दिमाग में यह विचार ही नहीं आया कि वह रुद्रांश को कैसे चुनौती दे सकेगा। अब वह सोचने लगा था कि उसकी ताकत रुद्रांश के सामने कुछ नहीं है। जब वीरेन ने देखा कि उसका हमला असफल हो गया है, तब उसके चेहरे पर भी हैरानी नजर आने लगी। पर फिर उसने दांत पीसते हुए अपने आप को संभाला और फिर आगे कहा, जल अजगर का हमला। इतना कहते ही उसके सिर के ऊपर एक पानी से बना अजगर तैरने लगा। दरअसल यह अजगर वीरेन की युद्ध आत्मा थी, जो एक पानी का अजगर था। फिर उसने उस पानी के अजगर को रुद्रांश के ऊपर हमला करने के लिए भेज दिया। इसके बाद वह पानी का अजगर तेजी से रुद्रांश की तरफ जाने लगा। इधर जब रुद्रांश ने देखा कि वह पानी का अजगर उसकी तरफ हमला कर रहा है, तब उसने शांति से दौड़ते हुए उस अजगर के सामने आ गया। इसके बाद अजगर ने अपना मुंह खोलकर रुद्रांश को निगलने की कोशिश करने लगा। पर रुद्रांश ने अपने हाथ में पकड़ी ऊर्जा तलवार के साथ दौड़ते हुए ऊपर उछल गया और फिर दोनों हाथों से अपनी तलवार को पकड़कर चिल्लाते हुए उसे सीधे उनके ऊपर हमला कर दिया। इसके बाद उसकी ऊर्जा तलवार ने अजगर को सीधे ऊपर टकरा दिया। फिर वह तलवार उस अजगर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। वह अजगर 2 टुकड़ों में कटने के बाद हवा में गायब हो गया। जब वह अजगर 2 टुकड़ों में कट गया, तब वीरेन को एक झटका लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। इसके बाद उसके चेहरे पर पीलापन छाने लगा। उसके अंदर बहुत सी शक्तियों की कमी हो गई थी। रुद्रांश उस अजगर को काटने के बाद वहीं पर नहीं रुका, बल्कि आगे बढ़ते हुए सीधे वीरेन के सामने आ गया और फिर अपने हाथ को घुमाते हुए अपनी तलवार को वीरेन के गले पर हमला कर दिया। जब वीरेन ने देखा कि रुद्रांश उसके ऊपर हमला कर रहा है, तब उसके चेहरे पर खौफ के मारे पसीना छूटने लगा। और जब रुद्रांश ने उसके गले के ऊपर हमला कर दिया, तब उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और मरने के लिए तैयार हो गया। सभी दर्शक रुद्रांश को वीरेन के गले के ऊपर हमला करते हुए देखा, तब सभी की सांसें थम गईं। सभी अपने दिल को थामकर रुद्रांश और वीरेन की तरफ देखने लगे। सभी आचार्य यहाँ तक कि महाराज भी अपनी सांस रोककर अखाड़े की तरफ ही देख रहे थे। जब सभी को ऐसा लग रहा था कि रुद्रांश अब वीरेन को मार देगा, तब कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। इधर वीरेन, जो कि अपनी आंखें बंद करके मृत्यु का इंतजार कर रहा था, जब उसे कुछ समय तक भी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, तब उसने अपनी आंखें खोलकर देखने की कोशिश की। उसने देखा कि उसके सामने रुद्रांश खड़ा है, उसके चेहरे पर मुस्कान है और उसके हाथ में एक तलवार है, जिसकी नोक उसकी गर्दन पर अटकी हुई है। इसे देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य दिखने लगा। फिर उसने हड़बड़ाते हुए डर के साथ रुद्रांश की तरफ देखकर कहा, रुद्रांश, मैं हार मानता हूँ।
जब रुद्रांश ने वीरेन को हार मानते हुए देखा तब उसने मुस्कुराते हुए अपनी तलवार को फिर से अपने शरीर में समाहित कर लिया और फिर मुस्कान के साथ अपनी जगह पर चला गया। इधर जब सभी ने देखा कि वीरेन अब तक जिंदा है तब सभी के चेहरे पर एक राहत का भाव आया। सभी ने उत्साह से चारों तरफ शोर मचाने लगे। तो क्या होगा आगे, क्या कोई और शिष्य रुद्रांश को चुनौती देगा या फिर रुद्रांश इस प्रतियोगिता के इस पड़ाव को भी जीत जाएगा? या फिर क्या रुद्रांश का सामना किसी नए और शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से होगा?